हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हमारी जो यूजीसी नेट वाली सीरीज है उसमें हम देख रहे हैं रूढ़िवाद को। कल हमने रूढ़िवाद के बारे में समझा था, रूढ़िवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने देखे थे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, आज का हमारा लेक्चर बेस्ड रहेगा विद्वानों पर, कि रूढ़िवाद का समर्थन करने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूढ़िवाद जो विचारधारा है, रूढ़िवाद विचारधारा का हमें पता है कि इसका जन्म कब हुआ था। 18वीं शताब्दी में इस विचारधारा का जन्म हुआ था। और इसके जनक किसे माना जाता है? इसके जनक माना जाता है एडमंड बर्क को। जन्म होने के कारण क्या थे? कारण हमने कल देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति रूढ़िवादी विचारधारा के जन्म का सबसे महत्वपूर्ण कारण रही थी। तो आज जो समर्थक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एडमंड बर्क को ही हम डिस्कस करेंगे कि एडमंड बर्क ने क्या सिद्धांत दिए थे जिससे कि रूढ़िवादी विचारधारा का जन्म हुआ। समर्थक पहले हम देखते हैं कि समर्थक कौन कौन है। एक तो है इसके समर्थक एडमंड बर्क, माइकल ओकशॉट और रसेल कर्क। तीन समर्थक हैं इस विचारधारा से संबंधित, जो प्रमुख विद्वान हैं, जो प्रमुख समर्थक हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडमंड बर्क। देखिए, जो एडमंड बर्क है, एडमंड बर्क को रूढ़िवादी विचारधारा का जनक कहा जाता है। जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति के जो दुष्परिणाम है, उन दुष्परिणामों की ओर ध्यान दिलाया और ये बताया कि जो ये दुष्परिणाम है, इन दुष्परिणामों का जो सबसे प्रमुख कारण है वो कारण यही है कि जो फ्रांस की परंपराएं हैं, फ्रांस के रीति रिवाज है, उनमें एकाएक परिवर्तन हुआ है फ्रांस क्रांति के फलस्वरूप। और इसके फलस्वरूप जो एडमंड बर्क है, एडमंड बर्क को आगे ये चिंता थी कि अगर इस तरह की घटनाएं, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई है, फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं की तरह की घटनाएं अगर समाज में लगातार बार बार होने लगी तो इससे जो समाज है, जो विश्व व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय व्यवस्था है, उसमें अराजकता फैल जाएगी। कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र स्थायी नहीं रह पाएगा अगर जैसे फ्रांस में जो क्रांति हुई है, इन क्रांतियों को विश्व में मान्यता दे दी जाए। रूढ़िवादी विचारधारा के ये जनक है। इनकी पुस्तक कौन सी है जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे? पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1790 ईस्वी में। समझ रहे हैं आप? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। और फ्रांस की क्रांति के तुरंत एक वर्ष बाद ही इन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित कराई जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। क्योंकि फ्रांस में जो होने वाली घटनाएं थी, उन घटनाओं को ये देख चुके थे, ये अंदाजा लगा चुके थे कि फ्रांस की क्रांति जो हुई है इसके दुष्परिणाम क्या हुए हैं, और अगर आगे विश्व में ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अपने सिद्धांत में इन्होंने परंपरा, जैविक समाज, अंतःपीढ़ी अनुबंध आदि का वर्णन किया है। ठीक है, ये सिद्धांत दिए हैं इन्होंने, परंपरा, जैविक समाज, अंतःपीढ़ी अनुबंध। ये हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये जो बातें हैं, ये जो बातें उन्होंने अपने सिद्धांत में बताई है, ये क्या क्या है, किससे संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं परंपरा। ठीक है, उनके सिद्धांत का जो सबसे प्रमुख तत्व है वो है इतिहास और परंपरा को महत्व। इतिहास और परंपरा को महत्व देने का उनका कारण क्या था कि देखिए, जो समाज में जो संस्थाएं होती हैं और जो परंपराएं होती हैं, ये संस्थाएं, ये परंपराएं एक दिन में इनका निर्माण नहीं होता है। आप ये सोचने लगो कि एक दिन में आप क्रांति करोगे और क्रांति करके सारी संस्थाओं को पलट दोगे, सारे इतिहास को पलट दोगे, सारी परंपराओं को पलट दोगे, ऐसा नहीं होता है। संस्थाएं और जो परंपराएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो लंबे समय से चली आ रही प्रक्रियाओं का परिणाम है, एक दिन का परिणाम नहीं है वो। और अगर वो लंबे समय से चली आ रही प्रक्रियाओं का परिणाम है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें एकदम से समाप्त भी नहीं किया जा सकता। उन्हें समाप्त अगर करना होगा तो उन्हें समाप्त करने के लिए भी आपको समय चाहिए, एक दिन में वो समाप्त नहीं हो सकती। कि देखिए, जो इतिहास और परंपराएं हैं, इनको एक दिन में नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नष्ट नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये लंबे अनुभवों के परिणाम हैं। इन्हें बिना सोचे समझे किसी भी वर्ग के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, पहला तर्क तो ये दिया उन्होंने अपने सिद्धांत में। दूसरा तर्क है जैविक समाज। जैविक समाज से उनका क्या मतलब था? जैविक समाज की तुलना उन्होंने की है मनुष्य के शरीर से। कि देखिए, अगर जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर से अगर आप कोई अंग एकदम से काट देंगे तो उससे क्या होता है? उससे मनुष्य की मृत्यु होना तय है। शरीर से अगर कोई अंग अचानक से आप काट रहे हो तो उससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसी तरीके से समाज है। उन्होंने कहा कि अगर समाज में आप एकाएक कोई परिवर्तन कर देते हो, एकदम से क्रांति कर देते हो और क्रांति करके एकदम से समाज में कोई परिवर्तन कर देते हो, तो उससे जो आपका समाज है, जो आपका राज्य है, जो आपके संस्थाएं हैं, वो टिक नहीं सकती है, उनमें स्थायित्व नहीं रह सकता है।
और उससे क्या होगा, उससे जो समाज है, समाज में अराजकता फैल जाएगी, समाज स्थिर नहीं रहेगा उससे। फिर थर्ड है अंतःपीढ़ी अनुबंध। अंतःपीढ़ी अनुबंध क्या है कि देखिए, हमने कल भी देखा था कि इन्होंने एक कथन कहा था कि जो वर्तमान समाज है, वर्तमान समाज में जो संस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो परंपराएं क्या हैं, वो परंपराएं भावी, वर्तमान और जो भूतकाल की पीढ़ी है, 3 पीढ़ियों के बीच में एक समझौता है। कौन कौन सी? जो मर चुके, जो जीवित हैं और जो आने वाली पीढ़ी है, इन तीनों के बीच में क्या है? एक अनुबंध है, समझौता है। किसको लेकर? परंपराओं को और आपके रीति रिवाज को लेकर। इसमें क्या होता है कि जो मर चुके हैं, जो पीढ़ी हमारी जा चुकी, उसने क्या किया? उसने परंपराएं बनाई हैं, सरकारी संस्थाओं का उसने निर्माण किया है पुरानी पीढ़ी ने। और ये निर्माण कैसे हुआ है? ये निर्माण उनके अनुभवों का, लंबे समय से उनके अनुभवों का परिणाम है। फिर जो ये जीवित पीढ़ी है, इस जीवित पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि जो ये परंपराएं, जो ये रीति रिवाज जो आपकी पुरानी पीढ़ी ने बनाए हैं, जो संस्थाएं बनाई हैं, उन संस्थाओं में स्थायित्व प्रदान करे, उन्हें नष्ट करने का प्रयास ना करे। क्यों नष्ट करने का प्रयास ना करे? क्योंकि जो ये संस्थाएं बनी हुई है पुरानी पीढ़ियों के द्वारा, इस पर केवल जीवित पीढ़ी का ही अधिकार नहीं है, जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी का ही अधिकार नहीं है, बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि वर्तमान पीढ़ी का अधिकार है। तो अगर जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी इन परंपराओं को, रीति रिवाजों को, इन संस्थाओं को, इन्हें सबको खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी, तो जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी तो उनसे लाभ उठा ही नहीं पाएंगी, उन्हें तो इन संस्थाओं से लाभ मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो रहेंगी ही नहीं तो भावी पीढ़ी को इसका लाभ कैसे मिल पाएगा। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, जो इतिहास से व्यक्ति को जो भी विरासत मिली है, वो विरासत 3 पीढ़ियों के बीच में समझौता है और तीनों पीढ़ियों को उस विरासत को बचाए रखना है। जो पीढ़ी जा चुकी, जो मर चुके, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, वो तो अपना काम करके चले गए, संस्थाएं बना दी उन्होंने आपके लिए, परंपराएं बना दी, रीति रिवाज बना दिए। सबसे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, वो बनती है वर्तमान पीढ़ी की, जो फिलहाल जीवित है। वो पुरानी रीति रिवाजों को, प्रथाओं को उन्हें बनाकर रखे, उनमें स्थायित्व प्रदान करे, उन्हें नष्ट करने की कोशिश ना करे। क्यों? क्योंकि जो ये संस्थाएं बनाई गई है पुरानी पीढ़ी के द्वारा, ये केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बनाई गई है। और जितना अधिकार इन रीति रिवाजों, इन परंपराओं पर जीवित पीढ़ी का है, वर्तमान पीढ़ी का है, उतना ही अधिकार आने वाली पीढ़ी का भी है। ये था उनका अंतःपीढ़ी अनुबंध, यानी कि पीढ़ियों के बीच में समझौता। सीधे सिंपल शब्दों में से समझ सकते हैं, पीढ़ियों के बीच में समझौता। एक तो हिंदी में वर्डिंग ऐसे ऐसे दे देते हैं ना, बच्चे पढ़ के ही शौक रह जाते हैं कि ये है क्या। अंतःपीढ़ी अनुबंध यानी कि पीढ़ियों के बीच में समझौता। फिर और देख लेते हैं इनके सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें। एक तथ्य इसमें आता है क्रमिक सुधार। क्रमिक सुधार से उनका क्या मतलब था? देखिए, जो रूढ़िवादी सिद्धांत है, रूढ़िवादी सिद्धांत के बारे में जो सामान्य लोग है, सामान्य लोगों की मान्यता ये है कि जो रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी बदलाव के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। वो बदलाव बिल्कुल नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी संस्था में या फिर किसी भी रीति रिवाज में, किसी भी परंपरा में किसी भी तरह का बदलाव हो, जो सामान्य मान्यता है रूढ़िवाद के बारे में। लेकिन रूढ़िवाद का जो मूल है, रूढ़िवाद का मूल यही है कि आप अपनी पुरानी परंपराओं में, रीति रिवाजों में आप परिवर्तन तो करो, अपनी संस्थाओं में परिवर्तन तो करो, लेकिन परिवर्तन आप ऐसा नहीं है कि एक दिन में परिवर्तन करने की कोशिश करो। वो परिवर्तन कैसे होगा? वो परिवर्तन धीरे धीरे होगा। वही बात इन्होंने कही है एडमंड बर्क ने कि देखिए, अगर आपको जो लग रहा है कि आपकी जो वर्तमान संस्थाएं हैं, वर्तमान रीति रिवाज है, वर्तमान परंपराएं हैं, इन परंपराओं में कुछ कमी है, कहीं कुछ ऐसा है जो कि गलत है, तो आप क्या कीजिए, आप एकदम से उसे सुधार करने की कोशिश ना कीजिए। आप रातों रात उसे नहीं बदल सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना होगा? आप उसके लिए क्रमिक सुधार करें, क्रम से सुधार करें, धीरे धीरे सुधार करें। जब आप उन संस्थाओं में या फिर उन रीति रिवाज या उन परंपराओं में धीरे धीरे या फिर क्रम से सुधार करेंगे, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो समाज है, समाज में अराजकता नहीं फैलेगी। एकदम से कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जिससे कि
रातों रात एक व्यवस्था से जो समाज है, समाज को दूसरी व्यवस्था में परिवर्तित होना पड़े, क्योंकि ये जो स्थिति है, ये स्थिति कैसी होती है, ये स्थिति समाज के लिए लाभदायक नहीं होती, नुकसानदायक स्थिति होती है। तो आप क्रमिक सुधार जब करेंगे तो धीरे धीरे उन सुधारों को जब आप करते जाएंगे, समाज के जो लोग हैं, समाज के लोग उसके आभासी होते जाएंगे, वो उन सुधारों को अनुभव करते रहेंगे। धीरे धीरे सुधार होने से फिर क्या होगा कि जो सुधार किए जा रहे हैं, उसमें जिस व्यवस्था में सुधार किए जा रहे हैं, सुधारों में जो दोष हैं, दोष तो उनके समाप्त होते चले जाएंगे, लेकिन उनके जो गुण हैं, गुण उनके अंदर बढ़ते चले जाएंगे जो आप सुधार करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्रमिक सुधार करने हैं, धीरे धीरे सुधार करने हैं। फिर इनके जो दर्शन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अमूर्त सिद्धांत और बुद्धिवाद का विरोध। ये क्या है, इनका मानना है कि देखिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई है, फ्रांस की क्रांति किन सिद्धांतों पर आधारित हुई है, हमें पता है कौन से सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीनों सिद्धांतों को उसने कहा है कि ये सिद्धांत कैसे हैं, इस तरह के जो सिद्धांत होते हैं ये सिद्धांत अमूर्त सिद्धांत होते हैं, इन्हें आप देख नहीं सकते हैं, मूर्त रूप नहीं है, ये अमूर्त रूप में ये सिद्धांत होते हैं। और इनका उन्होंने विरोध किया है। और विरोध करने का उनका आधार क्या है, उनका आधार विरोध करने का है कि देखिए, जो मानव की बुद्धि होती है, मानव बुद्धि सीमित होती है, और मानव क्या करेगा कि मानव तर्क के आधार पर जो आदर्श समाज है, आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकता है। तर्क के आधार पर आदर्श समाज की स्थापना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो राजनीति है, राजनीति कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति कोई अमूर्त दर्शन है, बल्कि राजनीति क्या है, राजनीति व्यवहारिक है, जो कि बुद्धिमत्ता, इंसान की जो बुद्धि है, बुद्धिमत्ता और परिस्थितियां, इन पर निर्भर करती है। इसके बारे में देखिए, उनका कहना था कि देखिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई है, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई है, फ्रांस की क्रांति अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर हुई है। अमूर्त सिद्धांत कौन कौन से थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब ये सिद्धांत कैसे हैं, इन सिद्धांतों को हम देख नहीं सकते हैं, हमें नहीं पता कि इन सिद्धांतों को करने से या इन सिद्धांतों को अपनाने से समाज बेहतर होगा या नहीं भी होगा, अभी कुछ नहीं पता है इस बारे में। तो उनका कहना था कि देखिए, जो आप ये अमूर्त सिद्धांत बता रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका उन्होंने विरोध किया था। विरोध क्यों किया था? क्योंकि उनका कहना था कि देखिए, जो मानव की बुद्धि होती है, मानव की बुद्धि सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि मानव की बुद्धि असीमित है, जो मानव दिमाग ने सोच लिया या अपने दिमाग से जो इंसान कर रहा है वो सही ही कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। मानव सिर्फ सोच सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे लाभ होगा, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो उसने सोचकर काम किया उससे उसे लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है, हानि ज्यादा होती है, लाभ कम होता है बल्कि। इसलिए उनका कहना था कि मानव की बुद्धि सीमित है, तर्क के आधार पर आप किसी आदर्श राज्य का या फिर किसी अच्छे राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हो। तर्क के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होगा। राज्य का निर्माण, अच्छे राज्य का, आदर्श राज्य का निर्माण कैसा होगा, जब आपकी जो संस्थाएं हैं, आपकी जो राजनीतिक परंपराएं हैं, वो परंपराएं बेहतर बनेंगी। और राजनीतिक परंपराओं और राजनीतिक संस्थाओं या राजनीति के बारे में उनका कहना था कि देखिए, जो राजनीति है, राजनीति कोई ऐसा नहीं कि कोई अमूर्त दर्शन है, कि कोई ऐसे सिद्धांतों पर राजनीति टिकी हुई है जिसको देखा नहीं जा सकता है। राजनीति क्या है, राजनीति व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि राजनीति करने का गुण जो होता है वो केवल उन्हीं लोगों में होता है जो कि अपनी बुद्धिमानी से निर्णय ले सके और जो देख सके कि किस परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया जाना है। तो इसलिए उन्होंने अमूर्त सिद्धांत और बुद्धिवाद का विरोध किया था। फिर इसके बाद आता है सामाजिक पदानुक्रम वाला सिद्धांत। ये आएगा सामाजिक पदानुक्रम व अभिजात वर्ग। देखिए, सामाजिक पदानुक्रम के बारे में उनका क्या कहना है कि जो समाज होता है हमारा, हमारे समाज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण है। अगर आप ये कहते हो कि कोई वस्तु पूर्ण है या कोई व्यक्ति पूर्ण है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती है। और ये दोष, ये कमियां कैसी होती है, ये कमियां होती है प्राकृतिक रूप से, कि इन पर आपका अपना कोई अधिकार नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति ने पदानुक्रम की एक व्यवस्था निर्धारित की है कि समाज में जो लोग हैं, कुछ श्रेष्ठ लोग होंगे और कुछ हीन लोग होंगे। मतलब कि प्रकृति ही अपनी तरफ से ऐसी व्यवस्था करती है कि समाज में सभी जो वर्ग होंगे, सभी जो लोग होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे, वो एक नहीं होंगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होंगे और कुछ लोग निम्न होंगे या हीन होंगे। तो ये था उनका सामाजिक पदानुक्रम का सिद्धांत। सामाजिक पदानुक्रम के बारे में उन्होंने कहा था।
फिर अभिजात वर्ग के बारे में उनका कहना था कि देखिए, जो सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य यानी कि जो शासन से संबंधित कार्य हैं, शासन से संबंधित कार्यों के लिए जो अभिजात वर्ग है, अभिजात वर्ग की आवश्यकता होती है। और ये अभिजात वर्ग कौन कौन सा है, इसमें उन्होंने योग्य, अनुभवी और धनी व्यक्तियों को शामिल किया था। कि जो शासन कार्य है, शासन कार्यों को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी जिनमें योग्यता ज्यादा होगी, जो अनुभवी ज्यादा होंगे, जिन्हें शासन कार्यों का अनुभव ज्यादा होगा और जिनके पास पैसा ज्यादा होगा। अब ये सारी चीजें हर एक वर्ग के पास तो नहीं मिलती हैं, कोई योग्य ज्यादा होगा, कोई अनुभवी ज्यादा होगा, किसी के पास पैसा ज्यादा होगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो प्रकृति है, प्रकृति ने ही सबको अलग अलग बनाया हुआ है। तो उन्होंने जो अभिजात वर्ग है, अभिजात वर्ग की जो श्रेष्ठता है, अभिजात वर्ग की श्रेष्ठता को उन्होंने स्वीकार किया था। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया रूढ़िवाद से संबंधित एडमंड बर्क के विचार, की रूढ़िवाद से संबंधित उन्होंने क्या क्या विचार दिए थे अपने। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं एडमंड बर्क ने जो भारत में जो ब्रिटिश व्यवस्था उस समय जो हुकूमत चला रही थी, अपनी ब्रिटिश सरकार का जो भारत में शासन था, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ तर्क दिए थे। तो वो तर्क क्या थे, वो एक बार हम देख लेते हैं। इसमें इन्होंने भारत पर जो ब्रिटिश प्रभुत्व था उस समय और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां थी, EIC लिख रही हूं मैं, आप ईस्ट इंडिया कंपनी कर लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां, इनके बारे में इन्होंने लगातार 27 सालों तक अध्ययन किया था। और 27 सालों तक अध्ययन करने के बाद फिर अपने जो निष्कर्ष है, अपने निष्कर्ष इन्होंने प्रस्तुत किए थे। और जो भारत पर इन्होंने अपना काम किया, भारत पर जो इन्होंने अपने अध्ययन किए, उसे इन्होंने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना था। इनका मानना था कि मैंने जो भारत पर अपना काम किया है वो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य उपलब्धियों में से एक है। अब देखिए, इसके बारे में इन्होंने क्या तर्क दिए थे भारत के बारे में। इन्होंने पहला तो है भारतीय सभ्यता के प्रति सम्मान। इसके बारे में इनका क्या कहना था कि देखिए, जो भारत है, क्योंकि जो अन्य ब्रिटिश लोग थे या अन्य यूरोपीय लोग थे, उनका मानना तो क्या था कि भारत की ना तो कोई सभ्यता है, ना भारत की कोई संस्कृति है, भारत का कुछ भी गौरवशाली इतिहास नहीं है, उनका मानना तो ये था। लेकिन इन्होंने माना कि देखिए, जो भारत है, भारत की अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, भारत का अपना गौरवशाली इतिहास है, और भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो अंग्रेज है, अंग्रेज उसका सम्मान करे। अंग्रेज ये बताने का प्रयास ना करे कि भारत की कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, या उसे मिटाने का, उसे समाप्त करने का काम ना करे। अंग्रेजी जो सरकार है, उनकी जो प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन रीति रिवाज है और प्राचीन धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनको बनाए रखे, उनको समाप्त ना करे। ये तो था पहला तर्क। दूसरा था नैतिक ट्रस्ट का सिद्धांत। नैतिक ट्रस्ट का सिद्धांत से क्या मतलब था उनका कि देखिए, उन्होंने अपने अध्ययन में देखा था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन भारत के लोगों का आर्थिक शोषण भी कर रहा है, सामाजिक शोषण भी कर रहा है, राजनीतिक शोषण भी कर रहा है। तो जो एडमंड बर्क थे, एडमंड बर्क ने तर्क दिया कि ठीक है, आप भारत पर अगर शासन कर रहे हैं, आप भारत पर शासन कर सकते हैं, लेकिन भारत पर जो शासन करने का आपने उद्देश्य रखा हुआ है, आप किस उद्देश्य से भारत पर शासन कर रहे हैं? आप शोषण के उद्देश्य से भारत पर शासन कर रहे हैं, जबकि आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, आपका उद्देश्य भारत पर क्या होना चाहिए? सामाजिक कल्याण। ठीक है, कि आप सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से भारत पर शासन करें, ना कि बेरहमी से भारत के जो लोग हैं उनका आप शोषण करें। ये था नैतिक ट्रस्ट का सिद्धांत उनका। फिर थर्ड है वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग। वारेन हेस्टिंग्स आपको पता होगा कौन थे, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स पर इन्होंने महाभियोग चलाया था। और ये महाभियोग किस लिए चलाया था कि देखिए, उनका मानना था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत है, भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, भारत में कुशासन को बढ़ावा दे रही है। और जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स पर उन्होंने आरोप लगाया था। वारेन हेस्टिंग्स क्या कर रहे हैं? वो भारत की जो न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली से खिलवाड़ कर रहे हैं, स्थानीय शासकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और भारत में आर्थिक शोषण कर रहे हैं। ये आरोप लगाए थे उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पर। क्यों लगाए थे? क्योंकि उन्होंने देखिए, उन्होंने ईमानदारी से भारत में काम किया था 27 सालों तक। जब उन्होंने देखा कि भारत की जो स्थिति है, भारत की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को खराब करने में, भारत का शोषण करने में ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और उसी समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के पहले,
वारेन हेस्टिंग्स पर उन्होंने महाभियोग चलाया, मुकदमा चलाया भारत में भ्रष्टाचार और कुशासन को बढ़ावा देने के कारण। वारेन हेस्टिंग्स पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो वारेन हेस्टिंग्स है वो भारत की जो न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली से खिलवाड़ कर रहे हैं, स्थानीय शासकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, जो कि एक बेहतर शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। आप जो भारत में शासन कर रहे हैं, भारत में शासन आप शोषण के लिए ना करें बल्कि लोगों का कल्याण करने के लिए करें, तभी आपका जो शासन होगा, आपका शासन एक बेहतर शासन या अच्छा शासन बन पाएगा। फिर फोर्थ उन्होंने दिया साम्राज्यवादी अहंकार की आलोचना। साम्राज्यवादी अहंकार की आलोचना क्या थी कि देखिए, आप जो भारत में जो शासन कर रहे हैं, आप भारत में शासन कर रहे हैं एक इस तरीके से जैसे कि कोई एक भक्षक पक्षी होता है। भक्षक पक्षी मतलब वो चाहता है कि सारा जो चीजें हैं, सारी चीजें मैं अपने पास ही रख लूं, अपने पास समेट लूं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा अपने पास समेट लूं मैं। तो उनका कहना था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरीके से जो भारत है, भारत पर शासन कर रही है, वो ये चाह रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने पास समेट लूं, जितना ज्यादा से ज्यादा भारत से लिया जा सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा धन मैं भारत से लूट सकूं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल धन लूटने के लिए काम कर रही है, धन लूटने के लिए और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये तर्क थे उनके भारत के बारे में, एडमंड बर्क के। देखिए, इस आधार पर जो एडमंड बर्क है, एडमंड बर्क ने भारत पर जो ब्रिटेन का शासन है, ब्रिटेन के शासन को तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रिटेन का शासन भारत पर गलत है। उन्होंने ये कहने का प्रयास किया था कि देखिए, आप भारत पर शासन कर रहे हैं, आप भारत पर शासन करिए, इस बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको शासन कैसे करना है? आपको शासन न्याय के उद्देश्य से करना है, आपको शासन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से करना है। आप ऐसा ना हो कि आप शोषण के आधार पर भारत पर शासन करें। तो ये तर्क थे उनके किसके बारे में? भारत के बारे में। तो देखिए, ये तो हमने देख लिए एडमंड बर्क के विचार, रूढ़िवाद से संबंधित भी देख लिया है और भारत से संबंधित जो उनके विचार थे उस काल में, वो भी हमने देख लिया। ये मैंने, हालांकि रूढ़िवादी सिद्धांत से ये संबंधित नहीं है ये, लेकिन मैंने ये जानबूझकर यहाँ रखा है कि थोड़ा आपको पता चल जाए कि उस समय के जो विद्वान हैं, उन विद्वानों की जो भारत के प्रति सोच थी, भारत के प्रति सोच क्या थी। सभी विद्वानों की भारत के प्रति गलत सोच ही नहीं थी, कुछ विद्वान भारत के बारे में सकारात्मक भी सोच रहे थे। ठीक है, सकारात्मक रूप से भी अपने जो सिद्धांत है, अपने सिद्धांत देने का प्रयास कर रहे थे। फिर सेकंड विचारक है हमारे माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड की जो बुक है उसका नाम है रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज, जिसका प्रकाशन 1962 में हुआ। पुस्तक है रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज 1962। देखिए, जो इनका सिद्धांत है माइकल ऑक्सफोर्ड का, माइकल ऑक्सफोर्ड ने अपना जो सिद्धांत है, अपने सिद्धांत में रूढ़िवाद को जीवन जीने के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया था कि जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद जीवन जीने का एक तरीका है। कैसे परिभाषित किया था वो सब देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इनके सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से थे। रूढ़िवाद के बारे में इनका सबसे पहले कहना क्या था कि यह एक स्वभाव है, ना कि राजनीतिक विचारधारा। कैसे एक स्वभाव है कि जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद ऐसा नहीं है कि किताब में लिखे हुए कोई सिद्धांत है जिसमें जो समाज है, समाज को लिखने के कोई नियम बने हुए हो, जिसके आधार पर आप ये कह सके कि इन सिद्धांतों को अपनाने से जो समाज है, समाज में बदलाव किया जा सकता है। बल्कि रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी इंसान की जो सोच है, इंसानी सोच का स्वभाव और उसका नजरिया है, या तो स्वभाव या नजरिया, कि इंसान चीजों को, किसी भी चीज को किस रूप में देखता है, किस रूप में सोचता है, वह रूढ़िवाद है। और इसमें उनका कहना था कि जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवादी लोग होते हैं, रूढ़िवादी लोग क्या करते हैं कि वो उनकी जो परखी हुई चीजें हैं, परखी हुई चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इससे उन्हें सुरक्षा और स्थिरता, इस चीज का एहसास होता रहता है। देखिए, रूढ़िवाद से उनका क्या मतलब था कि देखिए, जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई नियम कानून किताब में लिख दिए हैं और उन नियम कानूनों को पढ़ने से समाज में बदलाव हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। नियम कानूनों को पढ़ने से, उनके बारे में अध्ययन करने से समाज में बदलाव नहीं होता है, बल्कि समाज में बदलाव करने का एक कारण क्या है? समाज में बदलाव करने का एक कारण होता है विचारधारा। रूढ़िवाद जो इंसान की सोच है, इंसान की सोच से संबंधित है, इंसान के नजरिए से संबंधित है कि इंसान किसी भी चीज को किस नजरिए से देखता है। मूल रूप से जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, रूढ़िवादी लोग जो अपनी परखी हुई चीजें होती हैं, उन परखी हुई चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, बजाय इसके कि वो नई चीजों को अपनाए।
परखी हुई चीजों को क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि देखिए, जो चीज एक बार इंसान ने परख ली है, परखने के बाद उसके गुण दोष का पता चल जाता है इंसान को। उसे पता चल जाता है कि जो ये वस्तु है, इस वस्तु को हमें किस वे में या किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। जो नई चीजें होती है, नई चीजों के बारे में आप बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं, कुछ नहीं पता है कि कैसे यूज होगी, कैसे नहीं होगी। नई जो रीति रिवाज है, नई जो परंपराएं हैं, इसके बारे में भी यही बात होती है। नई जो संस्थाएं हैं, इसके बारे में भी यही बात लागू होती है कि जो प्रक्रियाएं हैं, उनका तो आपको गुण और दोष का पता चल गया है। आपको पता चल गया है कि उन वस्तुओं में या उन संस्थाओं में, उन राजनीतिक प्रक्रियाओं में क्या गुण है, क्या दोष है, और उसके प्रति आप लोग सहज भी हो गए हो। लेकिन जो नई व्यवस्था आप बनाने की बात कर रहे हो, नई व्यवस्थाओं में क्या उनके गुण होंगे, क्या दोष होंगे, ये बिल्कुल हमें नहीं पता है। और जब हमें पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, तो जो नई व्यवस्था है, नई व्यवस्था के प्रति असुरक्षा की भावना होना संभावित है। ये तो संभावना है ही ना कि फिर लोगों के मन में जो नई चीजें हैं, नई चीजों के प्रति असुरक्षा पैदा होगी। तो सबसे पहला एक तो ये प्रमुख तथ्य था उनके सिद्धांत से संबंधित। दूसरा है, राजनीति में उन्होंने तर्कवाद का विरोध किया है। तर्कवाद का विरोध उन्होंने किस लिए किया है कि देखिए, जो बुद्धिवाद है, बुद्धिवाद के जो बल पर जो लोग कहते हैं कि हमारे अंदर बुद्धि ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, और उस बुद्धि के बल पर हम जो समाज है, समाज की व्यवस्था को बदल देंगे, इस चीज का उन्होंने विरोध किया है। उनका कहना है कि अगर आपको सामाजिक व्यवस्था बदलनी है, तो सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए आपको तर्क नहीं चाहिए, बुद्धिवाद नहीं वहां काम करेगा। कि अगर तर्क के आधार पर या बुद्धिवाद के आधार पर आप सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की कोशिश भी करते हैं, तो बदलाव की कोशिश क्या होगी? असफल होगी, सफल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं सफल हो पाएगी? क्योंकि देखिए, उनका मानना था कि जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज का जो ढांचा है, वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत सरल ढांचा है। समाज का ढांचा, समाज का ढांचा एक जटिल ढांचा है, और इस ढांचे को आसानी से किसी तर्क के आधार पर नहीं ढाला जा सकता है। जो समाज की संरचना है, समाज का जो ढांचा है, इसे आप तर्क के आधार पर किसी एक सांचे में नहीं ढाल सकते हो। इस आधार पर उसने बुद्धिवाद का विरोध किया है। थर्ड है तकनीकी बनाम व्यवहारिक ज्ञान। तकनीकी बनाम व्यवहारिक ज्ञान से उनका मतलब क्या था? तकनीकी ज्ञान के बारे में उनका कहना था कि देखिए, इन्होंने ज्ञान को दो प्रकार से बांटा है। मुख्य रूप से हमें ये देखना है, एक तो तकनीकी ज्ञान, दूसरा व्यवहारिक ज्ञान। तकनीकी ज्ञान कैसा होगा? जो कि किताबों में लिखा है। व्यवहारिक ज्ञान कैसा होगा? व्यवहारिक ज्ञान वैसा होगा जो कि आपने सीखा है, आपके अनुभव का परिणाम है। कि ज्ञान क्या है? ज्ञान दो तरह का होता है, एक तो तकनीकी ज्ञान, एक व्यवहारिक ज्ञान। जो तकनीकी ज्ञान है वो किताबों में लिखा हुआ है, और वो समाज के लिए इतना फायदेमंद नहीं होता जितना फायदेमंद व्यवहारिक ज्ञान होता है। क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान कैसा होगा? व्यवहारिक ज्ञान में व्यक्ति ने चीजें सीखी होंगी, करके देखी होंगी, और जब चीजें करके देखते हैं तो किताबों में पढ़ने से ज्यादा उन चीजों के जो गुण दोष है, उन चीजों के गुण दोष पता चलते हैं। तकनीकी ज्ञान के बारे में और व्यवहारिक ज्ञान के बारे में उनका कहना था कि देखिए, जो व्यक्ति है, व्यक्ति केवल जो किताबें हैं, किताबों को पढ़कर ही एक अच्छा राजनेता नहीं बन सकता है, बल्कि उसे राजनीति में आने के लिए, एक अच्छा राजनीतिज्ञ बनने के लिए, जो उसके इतिहास की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का भी अनुभव लेना आवश्यक है, जरूरी है। इसमें फोर्थ आता है, सरकार का कार्य है, उन्होंने बताया संतुलन, कि सरकार संतुलन बनाए, सरकार और कोई काम नहीं करेगी। इसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, जो राजनीति है, राजनीति एक समुद्र के समान है, और समुद्र भी कैसा? असीम समुद्र, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ना तो कोई आर है ना कोई पार है। और इस समुद्र में जो मनुष्य है, राजनीति में जो मनुष्य है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य इस समुद्र में यानी कि राजनीति में तैरना है। और तैरेगा भी व्यक्ति कैसे? कि उसे ये नहीं पता कि मुझे किस दिशा में जाना है, उसे ये नहीं पता कि किस बंदरगाह पर जाना है, उसे कुछ नहीं पता कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस दिशा में आगे नहीं बढ़ना है। इसमें क्या करना है? इसमें जो सरकार है, फिर सरकार क्या करेगी? सरकार इसमें रेफरी का काम करेगी। सरकार बताएगी कि जो व्यक्ति है, जो मानव है, मानव को किस दिशा में तैरना है, किस दिशा में नहीं तैरना है। सरकार ये आदेश देगी या सरकार ये नियम बनाएगी, ये दिशा निर्देश देगी व्यक्ति को। फिर फिफ्थ आपको पता ही है, ये तो आपको रूढ़िवादी जितने से विचारक है सब में देखने को मिलेगा। परिवर्तन के प्रति सावधानी। परिवर्तन के प्रति सावधानी क्या होगी? वही क्रमिक परिवर्तन, की परिवर्तन आप समाज में कीजिए, लेकिन जो परिवर्तन कर रहे हैं वो परिवर्तन कैसे होने चाहिए? क्रमिक होने चाहिए, धीरे धीरे होने चाहिए। तो ये थी रूढ़िवाद से संबंधित माइकल ऑक्सफोर्ड के विचार, जो माइकल ऑक्सफोर्ड ने सिद्धांत दिए थे।
रसेल कर्क के बारे में मैं आपको कल बता चुकी हूँ, इसकी पुस्तक भी कल आपको बता दी थी, पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष भी बता दिए थे। इन्होंने जो 10 सिद्धांत दिए हैं वो 10 सिद्धांत भी मैंने आपको बता दिए थे। एक इसमें आपको ये चीज बतानी है बस मुझे कि मैंने जो इनकी पहली पुस्तक बताई थी आपको, द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम बार्क टू सेंटियाना, ये मैंने बताई थी द कंजर्वेटिव माइंड बार्क टू सेंटियाना, कुछ ऐसे ही नाम है, हो सकता है एक आधा वर्ड में भूल रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इसका एक तो ये नाम है फ्रॉम बार्क टू सेंटियाना, दूसरा जो ये पुस्तक है इस पुस्तक को ये भी कहा जा सकता है द कंजर्वेटिव माइंड बार्क टू एलियट, सेंटियाना की जगह एलियट आ जाएगा क्योंकि जो आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम इसका यही लिया जाता है फ्रॉम बार्क टू एलियट। तो आपको याद रखना है कि जो स्टार्टिंग में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ तब तो इसका नाम यही रखा गया द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम बार्क टू सेंटियाना, लेकिन बाद में इस पुस्तक का नाम बदलकर रख दिया गया द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम बार्क टू एलियट। तो ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। बाकी जो रसेल कर्क के सिद्धांत है वो मैंने कल आपको सारे बता दिए थे, 10 सिद्धांत इन्होंने दिए थे, 10 के 10 सिद्धांत मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। तो देखिए जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद के बारे में इतना ही, रूढ़िवाद का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।